देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त हो चुका है आपकी पसंदीदा शो मुकाबला का। बजरंग दल पर जो सियासी घमासान छिड़ा हुआ है, लग रहा है अब ये लड़ाई लंबी चलने वाली है, क्योंकि ना कांग्रेस वादे से पीछे हट रही है और ना बीजेपी इस मुद्दे को छोड़ने के मूड में है, बल्कि कांग्रेस को इस मुद्दे पर घेरने के लिए बीजेपी तैयारी भी कर चुकी है। एक तरफ कांग्रेस मुख्यालय के सामने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी नेता लगातार कांग्रेस को घेर रहे हैं। इसके साथ ही बीजेपी कर्नाटक के हर गांव और मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करने वाली है। चुनाव नजदीक है। कांग्रेस पहले लीड लेती दिख रही थी, लेकिन पीएम मोदी को गाली और बजरंग दल जैसे मुद्दे आने पर क्या कर्नाटक चुनाव की हवा बदल गई है? क्या ऐसे मुद्दों से बीजेपी को संजीवनी मिल गई है? ऐसे ही कई सवालों के साथ आज की चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। भारत माता की, भारत माता की। कर्नाटक में कांग्रेस ने बजरंग दल को बैन करने का वादा किया है। अब इस मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस को हर तरफ से घेरने के मूड में है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसे इशू बना दिया है और आज रैली की शुरुआत जय बजरंग बली के नारे से ही की। बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। लेकिन रिवर्स गियर कांग्रेस दूसरी दिशा में चलती है और ऐसे ही एंटी नेशनल लोगों से चुनावी मदद लेती है। सिर्फ बजरंग दल पर बैन लगाने का नहीं, बल्कि कांग्रेस ने घोषणा पत्र में यह भी कहा कि सरकार बनने पर वो बीजेपी सरकार के जन विरोधी कानूनों को रद्द कर देगी। कांग्रेस ने जन विरोधी कानूनों को खत्म करने का भी वादा किया है। बीजेपी लव जिहाद और गौरक्षा पर सख्त कानून की पक्षधर है। चाहे लव जिहाद हो या गौरक्षा, ऐसे मामलों में बजरंग दल सबसे एक्टिव संगठन है। कांग्रेस आपका एक वोट इसलिए चाहती है कि बीजेपी सरकार के फैसलों को, जनहित की योजनाओं को, यहां के लोगों के कल्याण के लिए जो काम किए हैं, उन सबको पलटना चाहती है। मोदी बजरंग बली के नाम को लेकर कांग्रेस पर चुनावी प्रहार कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस पर कुछ कहने से बच रहे हैं। आप सवाल का जवाब दो, उसके बजाय आप हमेशा रोते ही रहे। कभी बोलते हैं मैं बैकवर्ड हूं, कभी बोलते हैं मुझे गरीब आदमी को कोई सहन नहीं कर रहा, और आप तो रोते ही रहते हो। अरे आपके पीछे तो आरएसएस है, बीजेपी के लोग हैं, 40% वाले हैं। इतने लोग रहते हुए हिम्मत से काम लो। बजरंग दल को लेकर जिस तरह से हंगामा हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बजरंग दल पर बैन के वादे से कांग्रेस ने सेल्फ गोल कर लिया हो, क्योंकि बीजेपी किसी भी तरह से इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती है, बल्कि कर्नाटक के हर मंदिर, हर गांव में हनुमान चालीसा का पाठ करने की तैयारी कर रही है। चुनाव में बस कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में सवाल उठता है, क्या बजरंग बली के नाम पर चुनाव की हवा बदली? क्या बजरंग बली मोदी को जिताएंगे मुश्किल संग्राम? क्या बजरंग दल पर चोट से बीजेपी को मिलेगा संपूर्ण हिंदू वोट? और इसी पर चर्चा करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। अभी हमारे साथ गुरु प्रकाश पासवान, प्रवक्ता बीजेपी हैं, और डॉक्टर शोएब जामई, अध्यक्ष इंडिया मुस्लिम फाउंडेशन हैं। विनोद बंसल भी नजर आ रहे हैं, प्रवक्ता है विश्व हिंदू परिषद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत तो कांग्रेस के प्रवक्ता से करना चाह रही थी, लेकिन वो तब तक हमारे साथ जुड़े, उससे पहले मैं गुरु प्रकाश जी आपसे सवाल कर रही हूं। सवाल कांग्रेस की तरफ से उठाए जा रहे हैं और सवाल कर्नाटक चुनाव को देखकर यह पूछा जा रहा है कि आप सेलेक्टिवली उन मुद्दों को उठा रहे हैं जो मुद्दे आपको फायदा पहुंचाते हैं, जिससे आप वोटों का ध्रुवीकरण कर लेते हैं। कांग्रेस तो बाकी तमाम मुद्दे भी गिना रही है, लेकिन आपने उठाया बजरंग दल को बैन करने वाला मुद्दा।
नहीं, देखिए, समझने की आवश्यकता है। ये ध्रुवीकरण का आरोप हमारे ऊपर लग रहा है, तुष्टीकरण करने वाले ध्रुवीकरण का आरोप लगा रहे हैं, जिसका कोई आधार नहीं है, जिसका कोई बुनियाद नहीं है। देखिए, मैं तो सीधी बात कहता हूं, हम कर्नाटक के चुनाव में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते थे, डेवलपमेंट की बात करते थे, जॉब्स की बात करते थे, अनुसूचित जाति का जो आरक्षण हमने बढ़ाया, अनुसूचित जनजाति का आरक्षण हमने बढ़ाया, सामाजिक न्याय की बात करते थे। प्रधानमंत्री जी के लिए ऐसे शब्दों का अमर्यादित टिप्पणी किसने किया? तो कांग्रेस ने। पूरे के पूरे चुनावी विमर्श में बजरंगबली को कौन लेके आया? तो कांग्रेस पार्टी। हम तो कहना चाहते हैं, हम तो कर्नाटक के विकास की बात करते हैं, लेकिन शुद्ध रूप से हिंदू विरोधी चेहरा कांग्रेस पार्टी का यहां पे कर्नाटक की जनता के सामने, देश की जनता के सामने आया है। आपको स्पष्टीकरण देना होगा। जय बजरंगबली जो बोलते हैं, उनसे आपको क्या दिक्कत है? अब हमें इसमें कोई ताज्जुब नहीं है, कोई आश्चर्य नहीं होता है। जिन लोगों ने राम के अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह खड़ा किया था, 2007 में सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, रामलला को बंद करके रखा था, उन लोगों से और क्या अपेक्षा की जा सकती है? लेकिन बहुत दुखद है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, आपको यह अधिकार किसने दिया है? कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट है क्या? कांग्रेस पार्टी संविधान से ऊपर है क्या? कांग्रेस पार्टी तय करेगी भाई ये संगठन इसको बैन कर दो, ये संगठन इसको बैन कर दो। मुझे याद है, कर्नाटक में सिद्धरामैया जी की सरकार थी, पीएफआई से जुड़े 1300 लोगों को बाहर कर दिया गया था, उनकी केस वापसी कर दी गई थी, और अब यहां पे यूटर्न ले रहे हैं। ये हिपोक्रेसी है, ये डबल स्टैंडर्ड है, ये दोहरे मापदंडों की पराकाष्ठा है। आपने बहुत सारे आरोपों की बौछार कर दी है। आलोक शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। आलोक शर्मा जी, मैं आप ही से पहला सवाल लेना चाह रही थी, लेकिन मैंने आप जो सवाल पूछते वो सवाल मैंने गुरु प्रकाश जी से पूछ लिया है, और उसके जवाब में आपने सुना भी होगा वो क्या कह रहे हैं कि ये आपकी हिपोक्रेसी है, ये आपका दोहरापन है। आप चाहते हैं तुष्टीकरण हो, आप चाहते हैं ध्रुवीकरण हो, इसी वजह से आप ये मुद्दा उठाकर ले आए हैं और पीएफआई के पैरेलल आपने बजरंग दल को लाकर खड़ा कर दिया है। देखिए, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो देश के प्रधानमंत्री को देश से माफी मांगनी चाहिए कि बजरंग दल जो है, वो बजरंग दल को उन्होंने भगवान बजरंग बली के सामने लाकर खड़ा कर दिया। देश को बताना होगा कि बजरंग दल जो है वो बीजेपी का एक संगठन है, विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा हुआ संगठन है, जो 1984 में बना। ना वो आध्यात्मिक संगठन है, ना उसका अध्यात्म से कोई लेना देना, और उसके कार्यकर्ताओं के ऊपर सैकड़ों केस दर्ज हैं और हर राज्य में दर्ज हैं। और अगर ये बात बीजेपी वालों को नहीं पता है, मोदी जी को नहीं पता है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से पूछ लीजिए, उनके पास तमाम आंकड़े हैं कि कहां कहां बजरंग दल के कौन कौन से कार्यकर्ता किस किस केस में इन्वॉल्व हैं। मतलब बजरंग दल के लिंक पाकिस्तान तक भी हैं, लेकिन बजरंग दल की बात कर दी है तो बजरंग बली का अपमान हो गया। मतलब बजरंग दल बराबर है बजरंग बली। देश के प्रधानमंत्री, क्योंकि वो एंटायर पॉलिटिकल साइंस का बैकग्राउंड है उनका, उनको शायद ज्यादा पता होगा। देश को गुमराह करने के लिए, वोट मांगने के लिए किस लेवल तक ये लोग सरकार जाएगी, ये देख रहे हैं हम सब लोग। आज देखिए किस तरह से मैं डेट्स वाइज लेके बैठा हूं कि कितने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के ऊपर केसेस हैं। 4 अप्रैल 21 से लेकर और 8 अप्रैल तक लगभग 100 से ज्यादा केसेस। राहुल के भी केसेस देख लो जरा, इंग्लैंड से लेकर इंडिया तक है। रुको ना भाई, शांति से रही। राहुल गांधी के ऊपर केसेस पता आपको कितने हैं? करने दीजिए, फिर मैं आपको सोनिया जी के ऊपर। अरे शांत रही। नहीं, आप लोग देश को सोनिया जी के ऊपर कितने केसेस पता है आपको? नहीं, उंगली नीचे करो, उंगली नीचे करो। कांग्रेस की अब उंगली ऊपर रखने लायक नहीं है। ये कांग्रेस का लाल हाथ मत दिखाइए आप, चुप रहो। कांग्रेस का लाल हाथ मत दिखाइए। सोनिया गांधी पे कितने केसेस हैं, राहुल पे कितने हैं? एक सेकंड उनको बात रखने दीजिए ना। कांग्रेस से सवाल पूछे नहीं तो इनको बोलिए अपनी उंगली नीचे रखें। दल को बैन करने का ये हिंदू समाज को उंगली दिखाने की हिम्मत न आप करें। संतुष्ट नहीं है अगर विनोद बंसल जी, तो अपनी बारी का इंतजार कर लीजिए। एक सेकंड, ऐसे चर्चा खराब होती है, चर्चा का स्तर गिर जाता है। एक सेकंड, आलोक शर्मा जी कंप्लीट करिए। तमीज है तो उंगली नीचे करिए। कांग्रेस के तमीज में बात मत करिए। आलोक जी, आप विद्वान प्रवक्ता हैं, आपको कम से कम तर्क से बात करिए, उंगली को नीचे करिए। विनोद बंसल जी प्लीज थोड़ा सा चर्चा को हो जाने दीजिए। सेंसिटिव अगर ये इशू है और आपको लग रहा है कि कांग्रेस गलत कर रही है, तो पहले कांग्रेस का पक्ष आने दीजिए, उसके बाद फिर आप उस पर काउंटर करिएगा। वो बता रहे हैं कितने केस हैं, कितने केस नहीं, आधार तो स्पष्ट करने दीजिए आलोक जी। नहीं, लेकिन ये उंगली दिखाने की कोशिश न करें किसी को, अपने तर्क रखें। अच्छा ठीक है, तर्क रखने दीजिए। अरे बीच में बोलेंगे तो फिर उंगली उठाऊंगा, चुप रहो। मुद्दे की बात ये है मत करो कि मोदी जी ने आज बजरंग, अरे भाई सुनो ना यार, सुनने की हिम्मत नहीं है। तो बताओ ना, सोनिया जी पे कितने केसेस हैं?
राहुल मैं पकड़ चुप हो जाता हूँ भाई, आप लोग कर लो अपनी, आप लोगों का चैनल है, देखिए ये कोई तरीका नहीं है। चैनल है, दोनों विनोद जीत बंसल जी, रहे विनोद बंसल जी, मैं चुप हो विनोद जाता हूं। बंसल जी, ये तरीका नहीं बीजेपी है। का चैनल है, वो बीजेपी के अपना लोग बैठे हैं, मैं चुप हो जाता हूं। आलोक शर्मा जी, आप कहां से कहां लेकर चले जाते हैं चर्चा को? आप देख रहे हैं लगातार विनोद बंसल जी को रोकने की मैं कोशिश कर रही हूँ। अब ये आप लोगों के विवेक के ऊपर है ना कि आप कितना चुप होते हैं और कितना चुप नहीं होते हैं। मैं तो किसी को जबरदस्ती चुप कर नहीं सकती हूँ। आप कहां बीच में खींच लाते हैं चैनल को और एंकर्स को? एक सेकंड रुक जाइए, मैं चुप करा रही हूं ना तब से, आप देख रहे हैं ना। विनोद बंसल जी प्लीज, चर्चा खराब होगी, समय व्यर्थ हो जाएगा। आलोक शर्मा जी कंप्लीट। बिल्कुल ठीक बात है, इनको बोलो जो तमीज से बात ठीक है, ठीक है विनोद बंसल जी। तमीज ना सिखाइए आप, मैं किसी के ना बीच में कांग्रेस बोला की था बदतमीजी मत और दिखाइए, ना किसी के बीच में बोलूंगा। कांग्रेस की बदतमीजी मत दिखाइए ठीक है? यहाँ पर। विनोद बंसल जी, विनोद बंसल जी, मैं कह रही हूँ लगातार आपसे ऐसे चर्चा खराब हो जाती है, समय व्यर्थ हो जाता है, डिबेट का स्तर गिर जाता है। विनोद बंसल जी प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर, 2 मिनट खामोश हो जाइए, उनको केसेस बताने दीजिए, फिर आप अपने केसेस बता दीजिएगा। आलोक शर्मा जी बताइए, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई डर थोड़ी है। ठीक है, बताइए आलोक शर्मा जी। पहली चीज तो यही है कि आप देश के प्रधानमंत्री, आपको शोभा नहीं देता है कि आप एक चुनावी रैली में जाकर धार्मिक नारे लगाएं। वैसे तो आपकी आदत है, क्योंकि काम किया नहीं 9 वर्षों तक। 9 वर्षों तक जो व्यक्ति काम नहीं करेगा, स्वाभाविक है कि वो नारे लगाकर ही वोट मांगेगा। इलेक्शन कमीशन सो रहा है, इलेक्शन कमीशन से कहेंगे कि साहब इसके ऊपर आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे? मैं चुप हो जाता हूँ। विनोद बंसल जी प्लीज करने दीजिए, आप करा लीजिए अपनी डिबेट। आई एम लीविंग दिस बताने दीजिए, बताने दीजिए। रिपीट कर रहे हैं आलोक शर्मा जी एक सेकंड, आलोक शर्मा जी एक सेकंड रुक जाइए, लगातार मैं कर रही हूँ ना उनको खामोश। आप किस तरीके से चर्चा करना चाहते हैं आलोक शर्मा जी? एक सेकंड रुक जाइए, टीवी पर एक सेकंड। आलोक शर्मा जी, आप क्यों बरसने लग जाते हैं मीडिया पर? आप अपनी पार्टी का पक्ष रखने आते हैं, अच्छे से अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, रखिए ना। आप क्यों इतना गुस्सा लेकर चलते हैं? इतने पर्सनल ग्रजेस लेकर क्यों चलते हैं आलोक शर्मा जी? इतने पर्सनल ग्रजेस क्यों पाल रखे हैं आपने? मैं तो आपसे आपका पक्ष जान रही हूँ ना कि आधार क्या है बजरंग दल को बैन करने का, आप बता रहे हैं, मैं सुन रही हूँ। आप कोई बीच में बोलेगा, आप कोई बीच में बोलेगा तो मैं सिर्फ रिक्वेस्ट ही तो कर सकती हूँ ना आलोक शर्मा जी। आप पर्सनल ग्रजेस निकालने लगते हैं, चैनल से पर्सनल ग्रजेस निकालेंगे, पत्रकारों से पर्सनल ग्रजेस निकालेंगे। आदत थोड़ी ना है कांग्रेस की। अब विनोद बंसल जी, मुझे आपकी आवाज कम करनी होगी, मुझे आपकी आवाज कम करनी होगी विनोद बंसल जी, क्योंकि आलोक शर्मा जी की बात नहीं आ पाएगी, चर्चा एकदम खराब हो जाएगी। आलोक शर्मा जी बोलिए, या तो इसका फायदा डाउन करो या तो हम। आलोक शर्मा जी चलिए ठीक है। विनोद बंसल जी अब आप अपनी बात बताइए। अपनी बारी में बोलिए। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि बजरंग दल एक ऐसा संगठन है जिसकी स्थापना ही पूज्य संतों ने और राम जानकी रथ यात्रा की सुरक्षा के लिए की थी। जब इनकी सरकारों ने हाथ खड़े कर दिए थे और कह रहे कि हम इस राम जानकी रथ यात्रा की सुरक्षा नहीं कर सकते, तो हिंदू समाज के यूथ खड़े हुए और 1984 में इसकी स्थापना हुई। पूज्य संतों ने इसका नाम बजरंगबली के नाम पर बजरंग दल रखा और तब से लेकर आज तक इन्होंने अनेक साहसिक कार्य किए, अनेक सेवा के कार्य किए, लाखों की संख्या में सेवा कार्यों से जुड़ा हुआ है। समाज के अंदर जब भी सरतन से जुदा की गैंग खड़ी हुई, उसको आंख दिखाने का काम और उसके मंसूबों को दता बताने का काम अगर किसी ने किया तो बजरंग दल ने किया। 90 के दशक में जब अपने कश्मीर घाटी के अंदर आतंकवादियों ने खुली चुनौती दी थी कि अगर कोई अपने बाबा अमरनाथ की यात्रा के लिए आया तो जिंदा नहीं बच पाएगा, बजरंग दल ने चुनौती के रूप में स्वीकार किया था। 50,000 कार्यकर्ता देश भर से वहां बजरंग दल के कार्यकर्ता वहां पर बाबा अमरनाथ की यात्रा के लिए गए थे। आप देखिए, चाहे बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा की बात हो, चिकमगलूर के अंदर दत्ता यात्रा की बात हो, या मेवात के अंदर चलने वाली साहसिक यात्रा की बात हो, या फिर प्रतिवर्ष लगने वाले हुतात्मा दिवस पर 1 लाख से अधिक जो रक्तदान शिविरों की बात हो, या फिर जो है 86 लाख पौधे लगाने की बात हो, या 87 लाख गायों को बचाने वाली बात हो, या हजारों की संख्या में बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ के विनोद बंसल जी, वो बातें आप बता रहे हैं जो बजरंग दल के लोग करते हैं, या जो आपके नजरिए से आपको लगता है कि उन्होंने किया है। अभी शोएब जमी भी बोलेंगे, या अभी कांग्रेस के जो नेता थे वो यही बोल रहे थे कि ऐसे तमाम केसेस हैं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर जिससे ये सिद्ध होता है कि समाज में वैमनस्य फैल रहा है, नफरत फैल रही है, एक दूसरे के खिलाफ लोग खड़े हो रहे हैं, इस वजह से बैन लगाने की जरूरत उनको आन पड़ी। देखिए ऐसे अगर कहते हैं तो कांग्रेस को सबसे पहले बैन करना पड़ेगा। इनके तो सारे के सारे नेता बेल पर हैं। आप बताइए, सोनिया जी बेल पर हैं, आपके राहुल गांधी बेल पर हैं, और कितने सारे नेता, इनके लंबी लिस्ट है, और कई तो मर्डर में फंसे हुए हैं। और वो जो आपको पता है, वो जो तंदूर कांड किसने किया था, यूथ कांग्रेस का लीडर था कि नहीं था?
और वो जो वहां पर अजमेर शरीफ के अंदर जो बच्चियों के साथ रेप किया था, हजारों बच्चियों के साथ में, वो कौन था? यूथ कांग्रेस के लीडर था ना। ऐसे असंख्य केसेस हैं कांग्रेस के खिलाफ। क्या कांग्रेस को बैन कर देना चाहिए? नहीं, मैं तो कहता हूं बीजेपी को बैन कर देना चाहिए, लेकिन बीजेपी उस मानसिकता की नहीं है। ठीक है। और ये कांग्रेस उस मानसिकता की है। मैं फिर भी चैलेंज करता हूं इनको। देखिए, ये आतंकवादियों को पालने वाले हैं। ये पीएफआई पे बैन करने की बात तो उसमें मैनिफेस्टो में करते हैं, लेकिन वो ऑलरेडी बैन है, इसके बावजूद भी उस मैनिफेस्टो में लिखते हैं। आप देखिए इनकी आईक्यू लेवल देखिए। और जो बैन कभी हो नहीं सकता, बजरंग दल जैसा राष्ट्रीय संगठन जो कि राष्ट्र के लिए काम करता है, चलिए, मैं शोएब जमी से इस पर रिएक्शन ले लेती हूं। शोएब जमी जी, जो विनोद बंसल जी कह रहे हैं, ठीक है, जो विनोद बंसल जी कह रहे हैं, जो कांग्रेस का अभी स्टैंड है या जो कांग्रेस ने ऐलान किया है, क्या लगता है आपको कि पीएफआई पर जो बैन था उससे जो नुकसान हुआ था उसे कम करने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, जो वर्ग नाराज है या अपने वोट बैंक को खींचने की कोशिश कर रही है, या वाकई में कांग्रेस का स्टैंड जायज है? देखिए, कोई हिंदुत्व संगठन से जुड़े हुए लोग कोई अपनी बात रखते हैं, तर्क रखते हैं, तो उसका अपना एक लेवल होता है, वो हम समझते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं, पढ़े लिखे हैं, गुरु प्रकाश जी, मुझे ऐसी आकांक्षा उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह से बातें करेंगे। लॉजिकल ये समझिए इस बात को कि कल को कोई ये कहे कि भाई जैश ए मोहम्मद में चूँकि मोहम्मद का नाम है और मुसलमानों की बड़ी आस्था है, जाहिर सी बात वो हमारे आराध्य हैं, तो जैश ए मोहम्मद जिस तरह की हरकतें करता है, जिस तरह से आतंक फैलाता है, तो क्या जैश ए मोहम्मद के समर्थन में इसलिए खड़ा हो जाना चाहिए क्योंकि उसमें मोहम्मद का नाम शामिल है? ये कोई तुक है? किसी भी आराध्य का नाम लेकर के अगर कोई भी गलत काम समाज में कर रहा है तो उसके खिलाफ लोग खड़े होंगे। अरे भाई शांत हो जाइए, शांत। तो यही है। इसलिए आपने कभी देखा इस देश में, हिंदुस्तान में, किसी मुसलमानों के बड़े लीडर, चाहे पॉलिटिकल हों या कोई बड़े मदनी साहब जैसे, उन्होंने खुलेआम आके कहा हो कि नहीं भाई जैश ए मोहम्मद को क्यों बैन कर रहे हो क्योंकि उसके नाम के आगे मोहम्मद? कभी नहीं कहा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आईएस के समर्थन में कोई खड़ा हो गया मुसलमान, क्योंकि आईएस में इस्लामिक लिखा हुआ है तो इसलिए खड़ा हो जाए। ये इलॉजिकल, एक बहुत ही वेग बात है। आप इसका डॉजियर तो देखिए, सरकार, स्टेट के पास जो पावर है उसमें डॉजियर तैयार है। अभी बिहार में जो नालंदा में जो हिंसा हुई, उसमें जिला का जो अध्यक्ष है बजरंग दल का, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज है। अभी जो बिहार शरीफ में हुआ उसमें बजरंग दल के ऊपर एफआईआर दर्ज है। मोनू मानेसर, जिसको बजरंग दल का वो पूरा संयोजक है वहां पे, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज है बाकायदा राजस्थान में। ये तो सिर्फ लेटेस्ट केसेस से कितने केसेस हैं जो स्टेट अपनी बाकायदा डॉजियर बना सकती है, एंड देयर इज एनफ एविडेंस टू कि यहां से इसको इस जगह पे ले जाए कि इसको नेशनल स्तर पे बैन किया जाए। आईएस तक कर रहे हैं। ऐसा क्यों लग रहा है कि आप बजरंग दल का कंपैरिजन उन संगठनों से कर रहे हैं जो आतंकी संगठन हैं? आपका आधार क्या है कि आप बजरंग दल को एक आतंकी संगठन बनाने पर तुले हुए हैं? बयानों पर आप सवाल कर सकते हैं, उसका जवाब मैं ले लूंगी अभी गुरु प्रकाश जी से। हाँ, अभी इस देश में पीएफआई पे बैन लगा, कौन सा बड़े मौलाना आकर के खड़े हो गए और कहे कि नहीं यहां से कि पीएफआई पे बैन क्यों लगा रहे हो, तो मुसलमानों का, बल्कि ये कहा था कि भी पीएफआई के सिर्फ बैन मत लगाओ, बल्कि और भी इस तरह के संगठन है जो हिंसा में इन्वॉल्व होते हैं, जो समाज में वैमनस्यता फैला रहे हैं या मर्डर, इलीगल वेपन्स और तमाम चीजों को, उन पर भी बैन लगाओ। इसी बात पर आए, इसी बात पे हुआ था। तो जब पीएफआई जैसे संगठन पे बैन लग सकता है इस देश में, तो बजरंग दल पे बैन लगाने में क्या दिक्कत? ये तो हिंदू समाज को खुद सोचना चाहिए कि ऐसा कौन सा कार्य। एक सेकंड शोएब जमी जी, पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं ना, तो क्लियर होती चली जाएंगी चीजें, ताकि फिर मैं सवाल ले सकूं गुरु प्रकाश जी से। पीएफआई हमारी परिभाषा यही है कि अगर पीएफआई पे, हमारी परिभाषा ये है कि पीएफआई पे अगर ये इल्जाम था कि भाई यहाँ से कि वो हिंसा में इन्वॉल्व रहती है, जहाँ दंगे होते हैं वहां पे उसका नाम होता है, वो टूल किट प्रोवाइड करते हैं, वो इस तरह के ब्रेन वॉश कर रहे हैं, तो यही चीजें तो बजरंग दल पे, इलीगल वेपन्स का बहुत सारे केसेस हैं। वो टूल किट प्रोवाइड करती है, लोगों को ब्रेन वॉश कर रही है, बच्चों को ट्रेनिंग देती है, हथियार की ट्रेनिंग देती है, बम ब्लास्ट करते हुए पकड़े गए हैं, बम बनाते हुए पकड़े गए, तमाम तरह के केसेस मैं गिनवा दूं।
पूरे आपको स्टेट पता है कि वाइज लिस्ट है सबूतों के ये। आधार पर पीएफआई पर बैन लगाया गया है, सिर्फ आरोपों के आधार पर पीएफआई पर बैन नहीं लगाया गया है। कैसे उसके कनेक्शन विदेशों से पाए गए, आवाज नहीं आ कैसे रही है फंडिंग आपकी। होती थी, ये जानकारी आपको शायद पता होगी, इस वजह से पीएफआई पर बैन लगा है। ठीक है गुरुप्रकाश जी, जो बात आलोक शर्मा जी कह रहे थे और जो शोएब जमई जी कह रहे थे कि आप लोग भी तो सेलेक्टिवली मुद्दे उठाकर बजरंग दल को सीधे बजरंग बली से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहां की राजनीति है? ये भी तो ध्रुवीकरण है ना। मैं सुन रहा था अभी फेलो पैनलिस्ट हैं हमारे शोएब जमई जी, वो कह रहे थे कि भाई अगर किसी संगठन में किसी ईश्वर का नाम है तो ईश्वर से संबंध कैसे हो जाता है। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास बना रहा है, इसका राम जी से क्या संबंध है? इस प्रकार की अतार्किक बेबुनियाद निराधार बात करने से बचना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, पीएफआई के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में, इस देश में संविधान है जमई साहब, इस देश में जुडिशियल प्रोसेस है, न्यायिक प्रक्रिया है, पक्षों की सुनवाई हुई थी और लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली पीएफआई पे बैन लगाया गया था सभी पक्षों को सुनने के बाद। उसमें वर्षों का समय लगा और किसने लगाया ये देश की जनता जानती है। आज कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में बजरंग बली या बजरंग दल के खिलाफ यदि कुछ बोलती है तो उसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझने की आवश्यकता है। इतने वर्ष क्यों लग गए राम मंदिर बनाने में? 1966 का साल था, साधु गौ हत्या के विरोध में आंदोलन कर रहे थे, सदन के बाहर में गोलियां चलवा दी गई थी। 2007 का साल था, कांग्रेस के सरकार में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि देश की संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है। अगर आपने कहा होता कि गरीबों का है, दलितों का है, शोषितों का है, पीड़ितों का है तो हमने स्वागत किया होता। ये तुष्टीकरण और हिंदू विरोध, ये दोनों जो है साइड बाय साइड कांग्रेस का क्यों चलता है बताइए ना। आप बजरंग दल और बजरंग बली को साथ लेकर क्यों चल रहे हैं? आप पहले मुझे ये समझाइए, इसके पीछे का तर्क क्या है? बजरंग दल को आप सीधे सीधे बजरंग बली से जोड़कर क्यों देख रहे हैं? आपको क्या हिंदू वोट का फायदा चाहिए जिस वजह से आप सीधा सीधा हिंदू सेंटिमेंट्स के साथ काम कर रहे हैं? आ रही हूं मैं जमे जी। नहीं देखिए ऐसा है अभी, हाँ नहीं देखिए ऐसा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे कांग्रेस पार्टी बांटने का काम करती है। हम तो सबको साथ लेने की बात करते हैं। पहली बार देश के इतिहास में आदिवासी समाज की बेटी संविधान के सर्वोच्च स्थान पे पहुंची है तो अब पहुंची है। हम तो कर्नाटक में राजनीतिक विमर्श में यह बात करना चाहते थे कि समाज कल्याण के लिए क्या करे, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए बेहतर क्या करे, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनाए। बजरंग बली को, बजरंग दल को राजनीतिक विमर्श में, चुनावी डिस्कोर्स में कौन लेकर के आया? तो कांग्रेस पार्टी लेकर के आई। प्रधानमंत्री जी के खिलाफ में क्या क्या अमर्यादित टिप्पणी नहीं की गई और स्पष्टीकरण भी नहीं दिया गया। हम तो मुद्दों की बात करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इश्यूज पे बात हो, आइडियाज पे बात हो, कर्नाटक की जनता के बारे में बात हो। बजरंग दल और बजरंग बली को साथ साथ जोड़ रहे हैं, उसको लेकर मेरा सवाल था कि आपका आधार क्या है। खैर मैं इस पर आपसे जवाब लूंगी, आलोक शर्मा जिस पर काउंटर भी करेंगे। एक सेकंड जमे जी, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, मुकाबला देख रहे हैं आप। ब्रेक पर जाने से पहले आलोक शर्मा जी, जो बात गुरु प्रकाश जी कर रहे थे कि आप लेकर आए ना, बार बार जो सवाल उठाया जा रहा है, और यही सवाल मैंने आपसे पहले भी पूछा था कि आप लेकर आए चर्चा में बजरंग दल को, आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए 10:30 बजे वाला होता है वो नहीं कर पाऊंगा। 10 बजे से फायदा जो है बीजेपी अब उठा रही है। नहीं, बिल्कुल बीजेपी भी उठा रही है और तमाम लोग जो बीजेपी की मदद कर रहे हैं वो भी उठा रहे हैं। अभी मैं एक चैनल पर देख रहा था कि बजरंग दल पर चोट और मोदी जी को संपूर्ण हिंदू वोट, एक टीवी चैनल पर चल रहा था। तो सबको फायदा हो रहा है इसमें। लेकिन मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि बजरंग बली बराबर है बजरंग दल नहीं। पॉलिटिकल साइंस के देश के प्रधानमंत्री बोल सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मीडिया में तो सब लोग पढ़े लिखे ही जाते होंगे, उनको तो कम से कम समझना चाहिए इस चीज को। मैं इंडिया टीवी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं और चैनल्स की बात कर रहा हूँ। शायद एंकर से पढ़ते भी होंगे कि क्या लिखा है वहां पर लाइन, मैं पढ़ के सुनाता हूं, आपने तो जरूर पढ़ी होगी। वी विल टेक डिसाइसिव एक्शन एज पर लॉ इंक्लूडिंग imposing a ban on any such organization as per law। मतलब उसमें जो सुप्रीम कोर्ट के जज ने पिछले 1 महीने में 2 बार टिप्पणी की है सख्त के हेट स्पीच के ऊपर, और जो लोग नफरत फैलाते हैं एसएचओ एफआईआर लॉन्च करेंगे, और अगर एफआईआर लॉन्च नहीं करेंगे विदाउट कंप्लेंट, इट विल बी कंसीडर्ड एज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज है ना, इनके ऊपर भी पूरी तरह से मोदी जी को टिप्पणियां करनी चाहिए। क्या आप ये सब छोड़ दीजिए। ये हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट मांगते मांगते ये पार्टी यहां तक पहुंची।
तमाम विश्व हिंदू परिषद के लोग अभी एक गौ रक्षक के बारे में हरियाणा में 2 महीने पहले इतना उसका पक्ष रख रहे थे। भगोड़ा है अभी भी, हरियाणा की और राजस्थान की दोनों पुलिस ढूंढ रही है उसको। उसके नाम पर क्या क्या सबूत मिले हैं वो पुलिस वालों ने मुझे बताए। ठीक, लेकिन ठीक है, अब बात ये आती है कि जो लोग कर्नाटक की चर्चा से भागना चाहेंगे वो इस तरह की बात करेंगे। 40% जो कमीशन की सरकार यहां पर चल रही थी, पे सीएम, इनके विधायक कहते हैं कि 2500 करोड़ रुपए में सीएम की पोस्ट मिलती है, 100 करोड़ रुपए में मंत्री बनता है, 10 करोड़ रुपए में वाइस चांसलर बनता है, कई हजार करोड़ का बिटकॉइन घोटाला होता है, कई हजार करोड़ का पुलिस भर्ती घोटाला होता है। उनसे सबसे भागना। मैं तो कह रहा हूं मोदी साहब, बजरंग दल के बारे में आपको और ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के जी के पास काफी इंफॉर्मेशन है। अच्छा ठीक है, उनसे ली जा गुरु सकती। प्रकाश जी, आप चर्चा से भागने की कोशिश कर रहे हैं दल के ऊपर, क्योंकि बजरंग नाम जुड़ा हुआ है। मैं अंतिम बात कहना चाहूंगा गुरु प्रकाश भाई, एक बजरंग पूनिया पहलवान भी बैठे हैं इस जमीन पर, जंतर मंतर पर न्याय मांगने के लिए। अब तो वो तो फिर बजरंग बली का जो है वो पूरी तरह से अपमान हो जाना चाहिए। अच्छा ठीक है गुरु प्रकाश, इस पर आप प्रतिक्रिया दीजिए। उसके बाद हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए, तंजीम अहमद खान, जेडीएस के प्रवक्ता हैं, उनके पास जाएंगे। लेकिन जो बात कह रहे हैं आलोक शर्मा जी, ये बातें तो वाजिब है ना। आप कर्नाटक के मुद्दों पर बात करिए, कर्नाटक के मुद्दों पर बहस करिए। आप सेलेक्टिवली टॉपिक उठाते हैं और अपने हिसाब से उसे बुनाने लग जाते हैं। हमारे पार्टी के जितने भी नेता कर्नाटक गए हैं, प्रधानमंत्री हो, होम मिनिस्टर हो, पार्टी के अध्यक्ष हो, उनके भाषणों का सिलसिलेवार अध्ययन करिए। हमने कर्नाटक की कितनी बात की है और उन्होंने कर्नाटक की कितनी बात की है। आप पे छोड़ता हूं मैं, आपके दर्शकों पे छोड़ता हूं मैं। हम कर्नाटक की बात कर रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि स्वच्छ भारत के माध्यम से 50 लाख शौचालय बने तो कर्नाटक में बने। टर्मिनल 2 का बिल्डिंग पूरे देश में इतना सुंदर बना है तो कर्नाटक में बना। केम्पेगौड़ा का स्टैचू पूरे देश में ऐसा बना तो कर्नाटक में बना। हम तो मुद्दों की बात कर रहे हैं, हम हाईवे की बात कर रहे हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, स्टार्टअप की बात कर रहे हैं। विमर्श में जहर घोलते हैं आप, जहरीला सांप बोलते हैं आप, बजरंग बली बजरंग दल को लेकर के आते हैं आप, और हमसे अपेक्षा करिएगा कि हम प्रतिक्रिया भी ना दें, रिएक्शन भी ना दें। और आप वही लोग हैं जो 2007 में आपके नेता राम के अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हैं। प्रतिक्रिया तो होगी ना, छोटा सा रिएक्शन दीजिएगा आलोक जी, क्योंकि तंजीम जी इंतजार कर रहे हैं, बाकी मेहमान इंतजार कर रहे हैं। आप हिंदुओं को अपमानित है। प्राची जी, दिक्कत ये झूठ बोलने की खाद होती है। यहाँ पर लगभग 75 लाख के करीब मकान है कर्नाटक में पूरे में। अगर स्टैट्स आप उठा कर देखेंगे, 75 लाख मकानों में से 60 लाख मकानों में शौचालय इन्होंने बनवा दिए 3.5 साल में। तो मतलब पहले तो एक भी शौचालय था ही नहीं इस कर्नाटक के अंदर। झूठ बोलने की खाद होती है। हाईवेज की बात कर रहे हैं, यहाँ पर मैं अभी बैठा हूँ हुगली में। जी मैं आना चाहता हूँ, प्राची जी अगर आप मुझे अलाउ करेंगी तो मैं बताना चाहता हूँ कि 40% आपके बीच में की बात अगर कांग्रेस पार्टी के लोग ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बोला करें आप लोग। अच्छा एक सेकंड, अरे नहीं मैं प्राची जी से कह रहा था। एक सेकंड, बहुत प्रधानमंत्री कहते हैं, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं 33 करोड़ लोगों को मुझे अवसर दीजिएगा, मुद्रा लोन देंगे। गुरु प्रकाश जी एक सेकंड, हाँ, जबकि 25 करोड़ इस देश के अंदर परिवार, 33 करोड़ मुद्रा लोन, मतलब 1.5 लोन एक परिवार में चला है। कोई भी आंकड़ा देते शर्मा जी, इतने सारे मुद्दे हैं तो आप क्यों हवा देते हो मुद्दों को जिन्हें बीजेपी बुना लेती है? आपको भी तो ये सोचना होगा। आपको चैनल्स में क्या हेडलाइन चल रही है इस बात की चिंता है, लेकिन आपके नेता क्या बोलते हैं इस बात पर भी थोड़ी सी चिंता कर लीजिए। एक सेकंड, तंजीम अहमद खान साहब, ये जो कर्नाटक में हो रहा है, ये क्या जरूरत है ध्रुवीकरण करने की और कौन कर रहा है ध्रुवीकरण? क्योंकि बीजेपी का आरोप तो यही है कि हम तो कर्नाटक की बात करते हैं लेकिन बाकी लोग करने नहीं देते। देखिए, कर्नाटक में अभी जरूरत है क्या, डेवलपमेंट के ऊपर बात करना चाहिए। ये भेदभाव ये सब छोड़ना चाहिए। 40% सरकार, इसके ऊपर बात करना चाहिए। इधर लोग भूख से मर रहे हैं, वो फोकस नहीं है। इधर इमारत बना है, मूर्ति बना रहा है, इसकी जरूरत नहीं है। इधर खाने के लिए खाना नहीं है, इधर स्टैट्यूज की जरूरत नहीं है। डेवलपमेंट के ऊपर बात करना चाहिए। वो छोड़ के हम PFI बैन करना, ये दूसरे चीज बैन करना, ये मुद्दा नहीं है। इधर मुद्दा है डेवलपमेंट का है। ठीक है। विनोद बंसल जी, आलोक शर्मा जी ने जो भी शुरुआत में एक लाइन कही थी, मैं उस लाइन को कोट कर दूं, उसके बाद में शोएब जमी जी आपके पास आ रही हूँ। आलोक शर्मा जी कह रहे थे जो भी कुछ होगा एज पर लॉ होगा,
ऐसा नहीं है कि उठाकर कुछ भी कर दिया जाएगा। एज पर लॉ अगर बजरंग दल के इतने सारे, वो तो एफआईआर लेकर बैठे थे, बता रहे थे कि कितने सारे लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। आलोक शर्मा जी के पास आधार है और उस आधार के मुताबिक वो बता रहे हैं कि क्यों बजरंग दल को बैन होना चाहिए। इसमें क्या समस्या? प्राची जी, पिछले 1984 में बजरंग दल का गठन हुआ था। ये जो एफआईआर लेके बैठे हैं ना, वो ज्यादातर कांग्रेस शासित सरकारों की एफआईआर हैं। जो फर्जी केसेस दर्ज करना इनकी प्रवृत्ति, प्रकृति और संस्कृति बनी हुई है। आपको पता है कि राजस्थान के अंदर क्या हुआ था, और जिस तरह से गौरक्षकों के ऊपर हमले लगातार हो रहे हैं, अभी अभी हरियाणा के अंदर हुआ, आप देखिए वो राजस्थान में जाकर पकड़ा गया। ऐसे अनेक केसेस हैं। बॉर्डर एरिया पर मेवातियों को पालने का काम, मेवात में जो इस्लामिक जिहादी हैं, तंजीमें हैं, उनको पालने का काम कांग्रेस ने किया है। किससे छुपा हुआ है? एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, देखिए कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में कहा कि हम बजरंग दल और पीएफआई पे बैन लगाएंगे। अरे भाई, पीएफआई पे तो बैन पहले ही लग चुका, आप लगाएंगे क्या? और दूसरी बात है, बजरंग दल जैसा राष्ट्रवादी संगठन जिसपे इतने सालों से बना हुआ है, देखिए आप बीच में मत बोलिए। हालांकि आपने मना किया था ना, मुझे मना किया था, तो आप भी कृपया अपना शालीनता बरतिए। मैं उंगली नहीं उठाऊंगा आपकी तरफ, ठीक है? मैं कहना चाहता हूँ, देखिए जो एफआईआर के केसेस हैं, मेरे पास बहुत विभत्स केसेस की एफआईआर है, लेकिन मैं वो कोर्ट नहीं करूंगा, क्यों? कांग्रेस के बारे में सबको पता है और बजरंग दल के बारे में जनता जानती है अच्छी तरह से। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को आप कह कितना ही दो, आपकी बात को कोई यकीन नहीं करने वाला। आलोक जी देखिए, बात यह है कि आप चूंकि कांग्रेस में है, इसलिए आप उसकी कांग्रेस की गाएंगे ही गाएंगे, लेकिन आप अपने नेताओं को बचाइए, ज्यादा बेटर है। बजरंग दल को बचाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो मैं कहता हूँ कांग्रेस के शासन में है, अभी तक कुछ राज्य सरकारें तो है ना आपकी, उन पर लगा दो प्रतिबंध, अगर हिम्मत है तो। आज छत्तीसगढ़ के नेता ने बोला है ना आपको, मुख्यमंत्री ने प्रतिबंध लगाने की बात, मैं चैलेंज करता हूँ, आप लगा के दिखा दीजिए। बजरंग दल जैसा कार्य, देखिए एक बयान पर, एक मैनिफेस्टो पर आपकी पूरी की पूरी चुनाव जो है हार चुके हैं, और अगर आपने प्रतिबंध लगाने की सोच शोएब जमाई जी कह रहे थे कि ये कौन सा तरीका है कि किसी भी दल के आगे अगर धार्मिक नाम जुड़ा हुआ है, भगवान का नाम जुड़ा हुआ है, तो आप सीधे सीधे उससे कंपैरिजन कर देंगे और कहेंगे नहीं नहीं ये तो बहुत गलत है, एफआईआर नहीं होनी चाहिए, बैन नहीं लगना चाहिए। मुझे कह रहे हैं जी विनोद बंसल जी, जो शोएब जमाई जी पॉइंट उठा रहे थे। प्राची जी देखिए ये चूंकि आतंकवादियों के नाम पर बनने वाले संगठनों की जिक्र कर रहे थे। हमारे यहाँ कोई आतंकवादी के नाम का कोई संगठन, कोई हिंदू समाज के या हिंदू आस्था के केंद्रों के नाम पर कोई आतंकवादी संगठन नहीं चलता। ये अपने आप को पैरिटी हमारे साथ न करें, हमारा इनसे कोई मेल मिलाप नहीं है। ठीक है शोएब जमाई जी, कोई कंपैरिजन नहीं। मैं आ रही हूं, संगठन बहुत देर से शोएब जमाई जी इंतजार कर रहे हैं, फिर आप ही के पास आऊंगे। शोएब जमाई जी, कोई कंपैरिजन ही नहीं है पीएफआई और बजरंग दल का, आप कहां कंपैरिजन करने बैठ गए? आपको याद है एक संगठन था, उसका नाम अभिनव भारत। क्या मिला उनके घर से, उनके संगठन से? बम बनाने की पूरी सामग्री, बहुत बड़े हथियार। अभिनव भारत में भारत लिखा हुआ है, तो क्या सिर्फ भारत लिखा हुआ इसी वजह से उसको वो संगठन नहीं यहाँ से लिस्ट में आई? अब उसी तरीके से मैं प्रधानमंत्री की बातों से बड़ा हैरान हूँ कि एक गलत प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं। अरे भाई बोलिए क्या है ये तरीका? अच्छी बात नहीं है। बोलिए सुनिए, हमने आपकी बात सुनी है। हाँ, ये प्रेसिडेंट बहुत गलत सेट किया जा रहा है कि कल को कोई भी अपने मजहब का नाम या किसी अपने आराध्य का नाम अपने संगठन के साथ जोड़ दे और किसी की हत्या कर दे, कोई दंगे में संलिप्त हो, और उसको अगर बैन करने की बात आ जाए तो समाज और लोगों को खड़ा कर दिया जाए कि नहीं 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 आप तो हमारे धर्म पे टारगेट कर रहे हैं। मैं गुरु प्रकाश जी से पूछना चाह रहा हूँ, एक पर्सपेक्टिव समझिए। उन्होंने कहा कह रहे नहीं भाई राम जन्मभूमि के ट्रस्ट में तो वो राम जन्मभूमि का काम कर रहे हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं? मुझे एक बात बताइए, इस्लामिया मदरसा भी है, इस्लामिया चैरिटेबल ट्रस्ट है, और एक इस्लाम के नाम पर ISIS भी बना दिए है ना। तो हम मुसलमान तो इस्लामिया मदरसा और इस्लामिया चैरिटेबल ट्रस्ट को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं या क्योंकि वो मदरसे भी चलाती है, वो मस्जिद भी बना रही है, और वो हॉस्पिटल और कॉलेज भी बनाते हैं, लेकिन इस्लाम को ही नाम जोड़ करके कोई ISIS बना दिया तो कोई मुसलमान भारत का वहाँ उसको सपोर्ट कर रहा है? नहीं कर रहा है ना। ये पर्सपेक्टिव। उसी तरह एक ही तरह का मजहबी नाम जोड़ करके कुछ लोग अच्छे कार्य भी करेंगे। मान लीजिए कि राम जन्मभूमि का वो बना दिया, और कुछ लोग इसी का नाम जोड़ करके किसी की हत्या भी कर देंगे, तो ये अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में एक दूसरे एक मैटर्स हो जाते हैं। ठीक है शोएब जमाई जी, आप इतने गंभीर हैं, एक सवाल का जवाब दीजिएगा। बजरंग दल को लेकर आप इतने श्योर, इतने कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं,
कोई एक केस ऐसा आपको याद हो जिसमें बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की संलिप्तता में उन्हें दोषी करार दिया गया हो, या बजरंग दल के खिलाफ ऐसे पुख्ता सबूत मिले हो कि उसने भी कुछ ऐसा ही किया है जैसा पीएफआई किया करती थी? अभी बिहार पुलिस की आप रिपोर्ट देख लीजिए, जो इस रामनवमी के दंगे के बाद बनी है, उस पूरी रिपोर्ट में बजरंग दल के उस पूरे साजिश का, अब देखिए बीच में बोल रहे, मुझे ये बताइए कि अगर दूसरे दल की सरकार कहीं है तो वहां की पुलिस पे भरोसा नहीं होगा। सुन लीजिए, अगर दूसरे दल की सरकार है तो वो क्या देश की पुलिस नहीं है वहां? मुझे भी क्या उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में मान लीजिए हमारे मुखालिफ सरकार की है, तो क्या हमें उत्तर प्रदेश की पुलिस पे भरोसा नहीं होनी चाहिए? यही हो गया ना फिर, कि हमारी सरकार नहीं है तो वहां पे भरोसा नहीं है, आपकी सरकार है तो भरोसा। ये क्या बात है? पुलिस पुलिस है, वो इस देश की पुलिस है ना, तो चाहे बिहार की पुलिस हो, तमिलनाडु की हो, ठीक है विनोद बंसल जी, छोटा सा काउंटर फिर आलोक शर्मा जी पुलिस है। तो पुलिस का जो डॉजियर था, पुलिस तो पुलिस है, उस पुलिस के डॉजियर में बकायदा ये साफ साफ लिखा जा रहा है कि किस तरीके से बजरंग दल ये शामिल है। देखिए, नालंदा के अंदर मैंने आपके चैनल पे ही बताया था कि नालंदा के अंदर किस तरह से बजरंग दल के उस कार्यकर्ता के घर पर अकेली उसका वाइफ के सामने जो है वो जानबूझ करके कारतूस रखे गए थे, उसको फ्रेम किया गया था, ब्लैंक पेपर पर साइन कराए गए थे, वाकायदा मैंने आपके चैनल पर बोला था। और उस बजरंग दल को फ्रेम करने की कोशिश की गई थी, हम उसके खिलाफ हाईकोर्ट में गए हैं, हाईकोर्ट में केस चला है, बजरंग दल कितना मासूम था इनके। लेकिन ये जिहादियों के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं ना जी, वो अपने आप को उससे बजरंग दल से पैरिटी करके अपने आप को बचाव का तरीका ढूंढते हैं। आलोक शर्मा जी, आपको हंसी आ रही है क्या? ये बजरंग दल को कितना मासूम बता रहे हैं, पुलिस ने जबरदस्ती साइन करा लिया है। क्या नेशनल टेलीविजन में इस तरह की बातें करते हैं आप बजरंग दल की उस शोभा यात्रा में पत्थरबाज कौन थे बताओ ना जरा। राष्ट्रीय चैनल पर इस तरह की ओछी बातें मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता है। आप बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं भाई। गलत है तो केस कर दो ना मेरे ऊपर केस कर दो ना, गलत है तो। मैंने बताया आपके बीजेपी के पूर्व एमएलए ने की थी। आलोक जी, बिहार शरीफ में बीजेपी के पूर्व एमएलए ने करवाई थी। ये पुलिस की रिपोर्ट है साहब, बिहार पुलिस ने रिपोर्ट लिखी है। ये केस भी दर्ज हुआ बीजेपी के पूर्व एमएलए पर, उन्होंने पत्थरबाजी करवाई थी। अच्छा चलिए ठीक है विनोद बंसल जी और जमेई जी, एक एक करके बाकी मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं। अब रुक जाइए थोड़ा सा, अब थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि सवाल आलोक शर्मा जी एक सेकेंड रुक जाइए। अरे जमेई जी आ गई आपकी बात, आ गई देश की पुलिस पे भरोसा आ गई आपकी बात, आ गई जमेई जी। ठीक है, बजरंग दल को क्यों बैन होना चाहिए वो आपने बता दिया, और एक सवाल आपने गुरु प्रकाश जी से पूछा था, आलोक जी वो भी आपकी बात पर काउंटर करना चाह रहे थे। मैं जरा पहले गुरु प्रकाश जी से एक छोटा सा काउंटर लूं, फिर आपके पास आऊंगी। गुरु प्रकाश जी। नहीं देखिए प्राची जी, बात इतनी सी है, यहाँ कर्नाटक के राजनीति में आप प्रधानमंत्री जी के लिए अपशब्दों का उपयोग करिए, जो लोग जय बजरंगबली बोलते हैं उनके खिलाफ बोलिए, लेकिन हम जिनके लिए काम करते हैं, कर्नाटक की जनता के लिए काम करते हैं, हम निरंतर काम करते रहेंगे। आपसे आग्रह करेंगे, आपसे बस आग्रह कर सकते हैं कि आप धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे लोगों की तुष्टीकरण करना बंद करिए, क्योंकि आपका ट्रैक रिकॉर्ड लोगों को पता है। हम बात कर रहे हैं घर निर्माण की, हम बात कर रहे हैं कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से कर्नाटक के युवाओं को स्कॉलरशिप कैसे मिले, आप बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जहरीले सांप है, आप बात कर रहे हैं जो बजरंगबली की जय बोलते हैं उनको जेल में बंद करेंगे। इसका कोई तर्क है क्या? हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद समाज को, लोगों को जाति से ऊपर उठ के देखने का प्रयास करिए। मैं आपसे आग्रह करता हूं। एक सेकंड गुरु प्रकाश जी, कब कहा कांग्रेस ने, जरा स्पष्ट करिए ताकि आलोक शर्मा जी से सवाल करूं फिर। नहीं देखिए, बजरंग दल पे बैन, इसके पीछे का क्या कारण है? बजरंग दल पे बैन, इसके पीछे आप क्या मंशा देखते हैं? बजरंग दल और पीएफआई को एक ब्रैकेट में रखना, इसके पीछे क्या मंशा देखते हैं? मिस्टर सीतारमैया ने किया था, उनको एक साथ रख के आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं? ये कांग्रेस के तुच्छ तुष्टीकरण राजनीति का एक उदाहरण है। ठीक है, क्रिया की प्रतिक्रिया लगातार बीजेपी दे रही है, ये बीजेपी का कहना है आलोक शर्मा जी। और मैं तो फिर आपसे ही बात दोहराऊंगी, इतने सारे मुद्दे हैं, आप इतने जानकार हैं, आप बता रहे हैं कर्नाटक में कितनी समस्याएं हैं, तो उन मुद्दों को प्रमुखता से रखिए, बजाय इसके कि पीएम को क्या कहना है या बजरंग दल को क्या करना है। देखिए, मुझे लगता है कि अगर देश के अंदर नफरत फैल रही है और दंगे होने की जो चीजें हैं, लेकिन मेरे लिए है, देश के लिए और सुप्रीम कोर्ट के लिए भी है।
सुप्रीम कोर्ट जिस तरह की टिप्पणियां कर रहा है और विदेशों में जिस तरह की हमारी बदनामी हो रही है, वो भी पूरा देश देख रहा है। बजरंग दल के लोग मध्य प्रदेश वाली जी, आरएसएस के तमाम लोगों के ऊपर आज भी दंगे भड़काने के केस हैं। एक तो मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिनके ऊपर 2 दर्जन से ज्यादा केस थे, अपने केस ही हटवाते घूम रहे। हिम्मत है तो कर दो बैन। उसके बाद 10,000, अरे सुनो ना भाई, आतंकवादियों को जो पूर्व में आतंकवादी रहे उनको मंत्री बनाने वाले लोग सवाल ना पूछें। देश तो हम उनसे निवेदन करेंगे कि आप देश के गृह मंत्री हैं, अगर कोई दूसरी सरकार आ जाएगी तो यहाँ दंगे होंगे। ये अमित शाह जी का स्टेटमेंट है। इलेक्शन कमीशन में शिकायत हो गई है स्टेटमेंट की, बोला हो, बेरोजगारी का ब बोला हो, और जिस तरह से तमाम यहाँ पर समस्याएं हैं, भ्रष्टाचार का बी बोला हो, करप्शन का सी बोला हो, तो जरा वो भी बता दें बीजेपी वाले। अब मैं इनका के ऊपर कर्जा डबल हो गया है, 2.43 लाख से 5 लाख करोड़ हो गया है। बेरोजगारी दर 7.93 से 22.9 हो गई है। ये विकास है इनका। 293 जॉब चली गई हैं। उसके बाद 34% माइक्रो इन्वेस्टमेंट में रिडक्शन है। के सारे आंकड़े में विधानसभा के पटल पर जो इन्होंने आंकड़े दिए उनका जिक्र कर रहा हूं। 3400 के सुसाइड में महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक दूसरे नंबर पर है, सेकंड नंबर पर, लेकिन उसके बावजूद यहां पर विकास बहुत। कौन सा विकास हुआ? ढूंढते ढूंढते आप फिर क्यों अपने मुद्दों को शिफ्ट कर देते हैं और क्यों फिर तुष्टीकरण वाले करते हैं? हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है आलोक शर्मा जी, गुरु प्रकाश जी जवाब दीजिए इस बात का। मैं बीच में प्राची जी, आलोक शर्मा जी फिर प्राची जी यदि गुरु प्रकाश जी डिबेट गुरु प्रकाश आपने न्यूज चैनल से, उसी न्यूज चैनल पर बैठकर आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं ना? आप बता रहे हैं इतने अच्छे से, तो फिर क्यों न्यूज चैनल्स को बदनाम करते फिरते हैं सर? आप कांग्रेस का स्टैंड रख रहे हैं तो मेरे साथ। अरे जब पता है बीजेपी का चैनल है तो कांग्रेस क्यों आती है? प्राची धन्यवाद, धन्यवाद प्राची। ये नहीं बुलाना चाहिए। थोड़ा सा पेशेंस रखिए आलोक शर्मा जी, और विनोद बंसल जी आप भी थोड़ा सा पेशेंस रखिए। मेरे पास कितने मेहमान बैठेंगे और कितने नहीं बैठेंगे कोई तय नहीं करेगा, ये मेरा और मेरे। प्राची जी मैं धन्यवाद करता हूं, मैं आभार व्यक्त करता हूं कि डिबेट के लाख करोड़ का निवेश आया, किसी को नहीं लगा। 3 लाख करोड़ का निवेश फलीभूत हो गया, किसी को नहीं पता चला। 5 लाख से अधिक छात्रों को करिए। प्रधानमंत्री मोदी जी के, मैं बीच में नहीं बोल रहा था सर, सुन आप देखिए आलोक जी, मैं बीच में नहीं बोलता हूं, आप जानते हैं। मैं बीच में नहीं बोल रहा था सर, आप देखिए प्राची, मैं इनसे बेहतर चिल्ला सकता हूं। एक सेकंड, वो भी प्राची, मैं इनसे शालीनता से आपकी बात को सुन रहे थे, अब आप नहीं सुनिए। पार्टी के संस्कार, मैं तो आप तो बीच आप तो अपने बारी में बोलिएगा, आप मुझे चुनौती दीजिएगा सर, आप अपनी बारी में बोलिए, मुझे चुनौती दीजिए, मैं स्वीकार करता हूं। इस प्रकार बीच में बोलना ये ठीक नहीं है सर, इस प्रकार ये व्याकुलता मत दिखाइए सर। जी के जाति को लेकर के टिप्पणी करते हैं, उनकी शिक्षा को लेकर के टिप्पणी करते हैं। आपके नेता कहते हैं कन्वेंशन के बाहर आइए, चाय बेचिए। आप बजरंग बली पे सवाल खड़े करते हैं, आप राम पे सवाल खड़े करते हैं। जब हम बात करते हैं कि 50 लाख से ज्यादा टॉयलेट लोगों को
केम्पेगौड़ा का स्टैच्यू बने, टर्मिनल 2 एयरपोर्ट बने, नौकरी मिले युवाओं को, इन्वेस्टमेंट आए, 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आता है, लेकिन उसके बाद प्रयास करते हैं। मैं पुनः आपसे आग्रह करूंगा और पूरी विनम्रता से आग्रह करूंगा, मैं पूरी विनम्रता से आग्रह करूंगा कि कर्नाटक में कर्नाटक के मुद्दों पे बात करिए, कर्नाटक में कर्नाटक के युवाओं की बात करिए, कर्नाटक के दलितों की बात करिए, कर्नाटक के आदिवासियों की बात करिए, जिन दलितों का आरक्षण हम लोगों ने बढ़ाया है, आदिवासियों का आरक्षण आपने बढ़ाया है, और इसीलिए सर इसके बारे में आपको भी सोचना होगा, कांग्रेस को भी सोचना होगा। आलोक शर्मा जी, मेरे पास समय समाप्त हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।